कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा गहराई से कोशिश करते हैं इन बातों को अध्ययन करने की कि मानसिक अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, फियर, इन सब का कारण क्या होता है। पहला, शारीरिक और बौद्धिक गतिविधि की कमी। ये सहयोगी कारण मैंने लिखा है क्योंकि ये मूल कारण नहीं। हम ऐसा ना मान लें कि अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है और मेंटली हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम डिप्रेशन में जाएंगे ही। ऐसा जरूरी नहीं है। और हम ये सब करने लगे तो हमारा डिप्रेशन कंप्लीटली ठीक हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, पर ये कारण जरूर। क्यों? क्योंकि ये तनाव डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका अत्यधिक विचार, जिसे आप बोलते हो क्या, ओवर थिंकिंग। थिंकिंग। है ना, ओवर थिंकिंग आप जिसे बोलते हो, उसका कारण क्या है कि ना तो आप फिजिकली कहीं बिजी हो, ना आप बौद्धिक रूप से कहीं busy हो। आपने देखा होगा, या मेरा अनुभव ये कहता है कि जो लोग ज्यादा एज में भी किसी बिजनेस से, किसी काम से, किसी व्यस्तता से अगर जुड़े हुए हैं तो वो बीमारियों से भी बचे हुए रहते हैं और लंबी आयु भी जीते हैं। और जो लोग एक वक्त पर आकर बैठ जाते हैं, आराम के मोड में चले जाते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, तो फिर उनकी बीमारियों को लेकर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है और जीवन को लेकर भी उन्हें, लंबी आयु को लेकर भी उन्हें संघर्ष करना। मैंने बहुत से उदाहरण अपने ऑफिस से ही देखे हैं कि व्यक्ति 60 की एज तक बढ़िया काम करता था ऑफिस में, चलते फिरते दौड़ते भागते, और जैसे ही रिटायर हुआ उसके बीमार होने की या उसके जीवन से विदा हो जाने की खबरें हमें मिल जाती कि बस 60 से 70% केसेस में ऐसा होता है। कारण कि वो व्यस्त था, ज्यादा विचार करने के लिए उसके पास समय नहीं था, जिम्मेदारियों में था, ज्यादा सोचने के लिए समय नहीं था, भूत भविष्य में ज्यादा अटकने के लिए समय नहीं था, तो फिट था। और जैसे ही उसने ज्यादा सोचना शुरू किया, यानी खाली हुआ वो, बौद्धिक और शारीरिक, यानी मेंटल और फिजिकल, उसका मूवमेंट जैसे ही कम हुआ, तो पूरा लोड कहाँ चला गया? आपकी थिंकिंग पर, आपके विचारों पर। और विचार है क्या है आप जानते हैं? चिंता, यानी चिता। चिंता को हम क्या बोलते हैं? चिता। चिंता चिता के समान बोलते हैं। तो वो हमको आंतरिक रूप से कमजोर कर देती है। तो अगर हम सबसे पहले किसी चीज का कारण बताएं जो भले ही एक सपोर्टिंग रीजन है, एक सपोर्टिंग फैक्टर है, भले ही वो कंप्लीट उसका रीजन नहीं है, पर ये हम कहें कि ये आवश्यक है कि हम शारीरिक और बौद्धिक रूप से व्यस्त। व्यस्त रहने का मतलब ये नहीं कुछ भी कर लेना। अगर इसमें आप कुछ सकारात्मक और पॉजिटिव करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ क्रिएटिव करते हो जीवन में तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अन्यथा कुछ तो आप कर रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें कि बच्चों के लिए मेरे पास जो आज दो दिन पहले क्वेरी आई, वो एक यंग लड़के की क्वेरी थी जो जिसने नौकरी अभी शुरू ही की है, और वो 3 साल से ऐसा डिप्रेशन में गया है कि वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। बीटेक कंप्लीट किया हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि उसकी मतलब एजुकेशन कुछ कम हो, उसके पास स्किल्स कुछ कम हो, कुछ भी ऐसी समस्या नहीं। फिर भी केवल उसने कुछ अंदर एक फियर पैदा कर लिया है, जो भी है। तो पहली बात तो कि अगर हम बैठ गए तो बीमारी को पहले ठीक करें, तो वो भी एक खतरा है कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा एक्टिव रखने की कोशिश करें। जो मैंने बिजनेस की बात की कि जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए, वर्क से जुड़े हुए, वो क्या अपने आप को मेंटली बिजी रखें, भले ही एक जगह बैठे पर कुछ ना कुछ व्यवसाय, व्यापार या अपने जिम्मेदारियों में कुछ ना कुछ करके बिजी हैं, तो उनका मेंटल लेवल ठीक बना हुआ। क्यों? क्योंकि उसको उन्होंने व्यस्त रखा हुआ है। क्योंकि उसको जैसे ही फ्री करेंगे वो ज्यादा सोचना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो एक विचारशील प्राणी है, एक चिंतनशील प्राणी है। तो सोचना उसकी एक स्वाभाविक वृत्ति है, प्रवृत्ति है। और वो जब तक सोचता है, और वो बिना सोचे रह नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति ध्यान और मेडिटेशन के उस लेवल पर गया नहीं है कि विचार शून्य अवस्था को प्राप्त हो चुका हो। है ना, वो उस अवस्था तक तो कोई गया नहीं है अभी, बहुत कम लोग जा पाते हैं। और चले जाते हैं तो उनके लिए सवाल रह ही नहीं जाते। पर लगभग 99% व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता नहीं है, पहुंच नहीं पाता। तो वो सारा 99% व्यक्ति अगर अपने आप को फिजिकल और मेंटली फ्री कर लेता है, या बैठ जाता है बिना किसी कारण के, उसका करने के लिए तो बहुत कुछ है पर वो बैठ गया, तो फिर उसके साथ ये समस्या हो जाती है ना। तो जो लोग घर में बैठ गए हैं, जो लोग कोई जरूरी नौकरी करें, जॉब करें, हम बिजनेस करें, ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी पॉजिटिव क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, कोई भी वर्क आप कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा व्यस्त भी रखता हो, थोड़ा सा आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी देता हो। तो जब आप फिजिकली और मेंटली बिजी रहते हो तो आपकी बॉडी चलती रहती है, क्योंकि बॉडी का नियम है, ये मिट्टी से बनी है और इसको चलाए रखना हमारा जरूरी है, ये मशीन है।
इसको चलाए रखना जरूर है। पूरा मशीन वाला सिद्धांत यहाँ काम करता है कि जब आप रुक जाते हो तो मशीन खराब हो, जब मशीन को आप आराम ज्यादा दे देते हो तो मशीन खराब हो जाती है ना। जैसे आप अपनी गाड़ी टू व्हीलर को अगर 2 महीने के लिए रख दो तो वो पंचर हो जाएगी या वो खराब हो जाएगी। कार को आप 4 महीने के लिए बंद कर दो तो दोबारा चालू करने में हो सकता है बहुत दिक्कत है। शरीर से आप कोई काम मत लो तो वो शरीर भी बेकार होने लगता है। ठीक है। ज्योतिष में भी हम कहते हैं कि मंगल है, अगर आप अगर आप उससे कोई काम नहीं लोगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, आपके लिए ही बीमारी का कारण बन जाएगा। तो ये शरीर क्या है, एक मशीन है, एक यंत्र है। इस यंत्र को अगर चलाओगे नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है। और आजकल का जो समय है वो हमारा थिंकिंग ओवर थिंकिंग वाला ही समय है ना। हमारी परिस्थितियां और हमारा रहन सहन इस तरह का है कि वहाँ विचार करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। और शरीर को तो हम आराम फिर भी सोकर दे देते हैं, अच्छे भोजन से दे देते हैं, कुछ मनोरंजन की चीजों से दे देते हैं, पर अपनी थिंकिंग प्रोसेस, अपने माइंड, अपने मन को तो हम कभी आराम देते ही नहीं। रात में हमें लगता है कि हम सो जाते हैं तो मन को आराम मिल जाता है, पर वो जो मन सपने दिखता है ना आपके, वो इस बात का परिचायक है कि आपका मन अभी भी काम कर रहा है, वो अभी भी सोया हुआ नहीं है। तो जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, जब आप मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, तो जब आपका इलाज करना शुरू करता है तो वो बहुत सी बातें आपके मन, विचार और आपके सपनों से रिलेटेड भी जानने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपकी थिंकिंग और आपकी मेंटेलिटी अभी किस दिशा में काम कर रही है, किस तरह के सपने आपको आ रहे हैं, किस तरह के विचार आपको आते हैं। क्यों? क्योंकि मन को आराम हम देते ही नहीं। और हम मन को आराम कैसे देते हैं? मन को हम भोजन कैसे देते हैं? ध्यान, मेडिटेशन, मौन, भक्ति, अच्छे संगीत, इन चीजों से मन को आराम देते हैं। सेवा से, थैंक्स से, ठीक है, सकारात्मक विचारों से, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनकर, ये हम क्या करते हैं, अपने मन को भोजन और आराम देते हैं। आराम देने की बात करूं तो वो मेडिटेशन इत्यादि से, मौन से मिलता है। और उसको अच्छा भोजन देने की बात करें तो सकारात्मक विचार इत्यादि से, पूजा पाठ या भक्ति से मिलता है आपसे। ठीक है। तो जब सकारात्मक भोजन देने की बात, तो ये दो बहुत जरूरी हैं, खासकर टीनेजर्स के लिए, जिनको हम बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें नहीं सिखा सकते, उनको कम से कम, और खासकर वृद्ध लोगों के लिए, जो एक रिटायरमेंट की एज के आने के बाद अपने आप को, या हम उन्हें ज्यादा आराम देने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे काम करो, पर आप उनको किसी भी एक्टिविटी से जोड़े जरूर। कुछ नहीं तो उनका कम से कम आना जाना, चलना फिरना, वॉक, योग, इन सब से तो आप कम से कम उनको जोड़े ही रखें, किसी ना किसी भी एक्टिविटी से आप उनको जोड़े रखें कि वो व्यस्त रहें भौतिक रूप से। ठीक है। सबसे बड़ा कारण अत्यधिक विचार। जैसे मैंने कहा कि हम एक विचारशील प्राणी हैं। हम जैसे ही फ्री होते हैं ज्यादा विचार करने लगते हैं। ठीक है। और नहीं भी होते हैं तो भी हम ज्यादा विचार करते हैं, है ना। मैंने ऊपर सहयोग इसलिए लिखा पहले कारण को, कि आप बिजी होकर भी डिप्रेस्ड हो सकते हो। क्यों? क्योंकि विचारों के ऊपर कोई लगाम नहीं होता। आप व्यस्त होकर भी ज्यादा सोच सकते हो, जिस चीज में आप व्यस्त हो उसे लेकर भी आप बहुत सोच सकते हो। तो जब भी आप ज्यादा विचार करोगे तो फिर ये डिप्रेशन, ये तनाव, ये एंग्जाइटी, ये फियर आपके जीवन में आ सकता है। पर आपका सवाल होगा कि इस विचार को हम कैसे रोक सकते हैं। विचार तो आ रहे हैं, हम थोड़ी ला रहे हैं, पर हम आ रहे हैं। उस पर हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे, पर विचारों को लाने वाले आप ही हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि विचार कभी भी प्रेजेंट के नहीं होते। विचार हमेशा पास्ट और फ्यूचर के होते हैं। विचार कभी भी खुद के नहीं होते, विचार हमेशा दूसरों के होते हैं। खुद के बारे में सोचते हो तो दूसरे की दृष्टि से सोचते हो आप। और जो भी जीवन के बारे में सोचते हैं वो आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में, अभी का कोई विचार है नहीं, अभी कुछ सोचने के लिए है आपके पास नहीं। अगर मैं 1 मिनट पहले जाऊं तो भी एक विचार बनेगा, 1 मिनट बाद की बात करूं तो भी एक विचार बनेगा। पर अभी एट दिस मोमेंट कोई विचार हो ही नहीं सकता। और जब एट दिस मोमेंट यानी इसी समय वर्तमान की आप बात करें तो एक ही चीज होती है और वो होता है आनंद। और ये विचार अगर आप ये मान समझ जाएंगे कि विचार हमेशा पास्ट और फ्यूचर के होते हैं और दूसरों के होते हैं, तो आप इस पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। ठीक है। जैसे जिस बच्चे की मैंने काउंसलिंग की, उसकी ये समस्या थी कि वो जॉब इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसको ये डर लगता है कि मैं जॉब कर नहीं पाऊँ, या मैं कहीं जॉब करूंगा तो मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या मेरी किसी से झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1-2 जॉब में ऐसा हुआ, या मुझे जॉब से निकाल दिया। इस डर से वो कोई काम ही नहीं कर रहा। तो ये विचार कहाँ के हैं? एक विचार पास्ट का है जो हुआ, और एक विचार उसने फ्यूचर का पैदा कर लिया कि ऐसा होगा। जैसे आगे एक लाइन आ रही है, भूत भविष्य में आ सकती, इसी को बोलते हैं। तो एक विचार उसका कह रहा है कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसे मैंने फ्यूचर पर लागू कर दिया, और अपने प्रेजेंट को मैंने खो दिया। जो फ्यूचर मैंने देखा ही नहीं उसको मैंने आज ही डिसाइड कर,
और ये सब क्या कैसे कर रहे हैं हम? विचार। और जब हम फ्री हो जाते हैं तब भी हम क्या विचार करते हैं, आगे क्या होगा, हेल्थ कैसी रहेगी, ये घटना हुई थी 10 साल पहले, वो दोबारा तो नहीं हो जाएगी, वो एक्सीडेंट हुआ था वैसा तो नहीं हो जाएगा, वो व्यक्ति उस बीमारी से मर गया, मैं तो नहीं मर जाऊंगा, ठीक है, मेरा रिश्ता तो नहीं टूट जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, सारे विचार। तो अगर हम तनाव और डिप्रेशन की बात करें तो सीधा सीधा ये मतलब है कि हम भूत के अनुभव से भविष्य को जब निर्माण करते हैं तो अपने विचारों में करते हैं, यानी पास्ट के एक्सपीरियंस से फ्यूचर को जब हम अपने अंदर एनालिसिस करते हैं तो अपनी थॉट प्रोसेस में करते हैं, अपने विचारों में करते हैं, और वही हमारे तनाव का कारण है। अब आपके में से किसी एक के मन में ये भी आ सकता है, तो क्या हम फ्यूचर की योजना ना बना, कोई प्लानिंग ना करें? चिंता करना और चिंतन करने में हमेशा अंतर होता है। प्लान करने में और केवल विचार करने में बहुत अंतर होता है। सकारात्मक सोचने और नकारात्मक सोचने में अंतर होता है। इसलिए इन दोनों चीजों को जोड़े नहीं, इनको अलग अलग करके किसी चीज का चिंतन करना होता है, उस पर समाधान करना। और किसी चीज की चिंता करने का मतलब होता है समाधान आप नहीं चाहते, आप केवल चिंता करके खुद को खुश रखना चाहते हो। जैसे आज से 5 साल 6 साल पहले मैं सोचता था कि मैं बीमार तो नहीं हो, मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा लीवर प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, मेरी किडनी खराब तो नहीं हो जाएगी, मुझे हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, है ना, ये सब सोचा करता था। ये क्या था? चिंता। ये योजना नहीं थी, ये प्लानिंग नहीं थी, ये चिंता थी। अब इसका समाधान कैसे मिला? हेल्थ का एक एक सेशन में ऐसे ही किसी ने कहा कि अगर बीमारी है तो उस पर सोचने से क्या होगा, बीमारी नहीं है और उसका डर है तो भी सोचने से क्या होगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि आगे बीमारी ना हो तो प्लान बनाओ। आज जल्दी उठना शुरू करो, जल्दी सोना शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो, वॉक शुरू करो, अच्छा खाना शुरू करो, खराब चीजें पीना और त्यागना शुरू करो। ये सब शुरू करो तो अच्छा रहेगा। अभी से एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, व्यायाम शुरू करो तो स्वस्थ स्वस्थ शरीर मिलेगा। सोचने से क्या मिलेगा? जो स्वस्थ शरीर है वो भी आज से चला। तो ये होता है चिंता। और जो मैं कर रहा था वो थी चिंता। बच्चे की शादी होनी है 25 साल के बाद, पर कुछ माँ बाप 18 19 साल की साथ उम्र से ही उसकी शादी की चिंता शुरू करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है? चिंता। और जब हम एक उम्र के बाद, उसकी एजुकेशन के बाद, उसकी जॉब के बाद फिर एक प्रयास शुरू करते हैं, वो होता है समाधान, वो होता है चिंता। और जिस तरफ से और जो जिस तरफ हमारा ध्यान जाता है वो क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, तो जब हमारा ध्यान चिंताओं पर होता है, नकारात्मक चीजों पर होता है, तो नकारात्मकता हमारे जीवन में बड़ी हो जाती है। सकारात्मकता से ध्यान जितना हटता चला जाता है उतना कम हो जाता है। यानी समाधान पे जब हमारा ध्यान जाने लगता है तो समाधान हमारे जीवन में बड़ा हो जाता है। और चिंताओं पर जब ध्यान जाता है तो चिंता हमारे जीवन में बड़ी हो जाती है। तो अगला देखिए पॉइंट वही है कि नकारात्मकता पर ध्यान। एक तो हो गया शारीरिक बौद्धिक गतिविधि की कमी, दूसरा हो गया अत्यधिक विचार। अत्यधिक विचारों को कैसे रोकना? जैसे मैं मौन की बात करता हूँ, विचारों को देखने की बात करता हूँ, विचारों के साक्षी होने की बात आपसे करता हूँ। मैंने मौन और साक्षी दो सूत्र बहुत दिए हैं इस ग्रुप में। मैंने बहुत सारे अभ्यास इस मौन और साक्षी पर ही दिए। क्यों दिए हैं? क्योंकि यही आपको अत्यधिक विकार विचार से मुक्ति दिला सकते हैं, और आध्यात्म मार्ग पर भी आपका विचारों से मुक्त होना बहुत जरूरी है, आपका पास्ट और फ्यूचर से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो जब आप मौन होते हैं तो आप अपने विचारों को देख पाते हैं, और जब आप अपने विचारों के साक्षी हो जाते हैं उन्हें देखने के माध्यम से, तो उनसे मुक्त होने का रास्ता भी आपको मिल जाता है। जैसे जैसे आप उनको देखना शुरू करते हैं वैसे वैसे उनकी व्यर्थता मालूम होने लगती है, उनकी यूजलेसनेस हमें मालूम होने लगती है, धीरे धीरे हम स्वतः ही उससे मुक्त हो। नकारात्मकता पर ध्यान। आपने देखा होगा कुछ लोग केवल दूसरों में बुराइयां देखते हैं, कुछ लोग अच्छाइयां उसी व्यक्ति में अच्छाई देख लेते हैं बहुत सारी। कुछ लोगों को जीवन से सिर्फ शिकायत, कुछ लोगों को जीवन में थैंक्स कहने के लिए भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, कुछ लोगों को सभी से शिकायत होती है, कुछ लोगों को सभी में कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देता है। तो मैं ये नहीं कहता कि केवल अंधविश्वास के रूप में सब कुछ अच्छा देखना शुरू कर दो। जैसे भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि दांत थे तो कभी थैंक्स नहीं बोला, पर एक दांत टूट गया तो जीभ दिन भर वही दांत की तरफ जा रही। आंख थी, कभी थैंक्स नहीं बोला, पर एक आंख खराब हो गई, एक आंख की रोशनी चली गई तो पूरा ध्यान आंख पर ही जा। जब तक प्राण थे, प्राण वायु थी, ऑक्सीजन थी, कभी ध्यान नहीं दिया। पर कोरोना के टाइम पे जब सिलेंडर की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की, तब ध्यान गया कि प्राण कितने जरूरी। तो ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में धन्यवाद कहने के लिए वजह नहीं, कारण नहीं, पर हमारा ध्यान कभी उस पर गया ही नहीं, है ना। और जब हमारी एक नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता
समय में नकारात्मकता देखना, रिश्तों में नेगेटिविटी देखना, जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं उनमें नेगेटिविटी देखना, जो बनने वाली चीजों में नेगेटिविटी देखना। जब हमारी ये नेगेटिविटी वाला चालू हो जाता है ना, तो फिर हर चीज में हम बुराई खोजने की कोशिश करते हैं और व्यक्ति में बुराई खोजने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति बुरा है, इसका मतलब ये है कि बुराई अब आपके अंदर, जो आप दूसरों में धो खोज रहे हो। अगर मैं किसी पर ज्यादा शक करता हूँ, अगर मैं हर व्यक्ति में कमियां निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं हर व्यक्ति में बुराई ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो इसका मतलब है अब मुझे खुद को देखने की जरूरत है, क्योंकि वो बुराई अब उनमें नहीं है, अब आपके अंदर जो निकल कर आ रही है। मेरे अंदर जब तक बुराइयां नहीं होंगी, मैं दूसरों में बुराई देख ही नहीं सकता। इसलिए सकारात्मक व्यक्ति जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि उसके अंदर देखने वाला नकारात्मक दृष्टिकोण या तो होता नहीं है या खत्म होना शुरू होता है। और नकारात्मक व्यक्ति जीवन को नकारात्मक दृष्टिकोण से इसलिए देख पाता है, क्योंकि वो नकारात्मकता करने वाला जजमेंट उसने अपने अंदर क्रिएट किया होता, जगाया होता, तभी वो सब में बुराइयां देख सकता है। इस सत्र को लेने के बाद आप ये भी देख सकते हो कि मैंने अच्छी बातें क्या कही। इस सत्र के बाद आप ये भी चर्चा कर सकते हो कि आज सर की ये बात में समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया, ये बात प्रैक्टिकली ठीक नहीं थी, या उनके बोलने का अंदाज ठीक नहीं था। जीवन में सब कुछ इतना आसान नहीं होता, प्रैक्टिकल नहीं होता, बहुत सारी बुराइयां आप भूल सकते हो। या फिर ये भी देख सकते हो कि हाँ यार, इस बात पर कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश की जा सकती है। ये होता है सकारात्मक। अंधविश्वास की तरह नहीं, देखिए जानिए कि ज्यादा बुराई, अगर ज्यादा शिकायतें जीवन में है, तो वो हमारे अंदर ही इकट्ठी हो रही है ना। वरना एक एक्सेप्टेंस वाला भी तो, नकारात्मकता अगर आपको जीवन में ज्यादा दिखने लगे, तो भी रुक कर एक बार सोचना कि ये नेगेटिविटी वाकई में जगत में है, संसार में है, लोगों में है, परिस्थितियों में, या मैंने अपने अंदर इकट्ठी कर ली है। वरना जीवन का हर व्यक्ति दुखी होना चाहिए। बच्चा जो पैदा होता है वो भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो भी संसार में जन्म ले रहा है। जानवर, पेड़ पक्षी और पशु पौधे, ये सब भी दुखी होने चाहिए, क्योंकि वो भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। अकेला मैं ज्यादा दुखी हूँ, मेरे साथ ज्यादा खराब हो रहा है, मेरी अपेक्षा ज्यादा टूट रही है, तो मुझे विचार करने की जरूरत है कि मेरा दृष्टिकोण भूत भविष्य में आ सकती। जैसा मैंने कहा कि जो विचार होते हैं, जो ओवर थिंकिंग होती है, उसका कारण ही है कि मेरी मेरी जो एनर्जी है, या तो पास्ट में लग रही है या फ्यूचर में लग रही है, और एक में नहीं लगती, लगती दोनों में ही। अगर पास्ट में लग रही है तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी लगेगी, फ्यूचर में लग रही है तो डेफिनेटली पास्ट के एक्सपीरियंस से ही लगेगी। वरना आप प्रेजेंट में ही होगे, और प्रेजेंट में जब आप होते हो, तो आप माइंडलेस होते हो, मन से मुक्त होते हो, और उसी अवस्था को पूरे आध्यात्मिक जगत में आनंद कहा। यानी आनंद को जानने के लिए, मौन की शक्ति को जानने के लिए, ध्यान की शक्ति को जानने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना होता है। और उसको आने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी होती, केवल अपने विचारों से मुक्त होना होता है। और विचारों से मुक्त होने के लिए भी आपको विचारों से लड़ना नहीं होता है, केवल विचारों को देखना और जानना होता है। जब आप विचारों को देखना जानना शुरू कर देते हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, विचारहीन हो जाते हो, विचार शून्य हो जाते हो, और वही आपका आनंद है, वही आपको भूत भविष्य में अटकाता है। तो जब भी आप भूत में जाओ, तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि वो तो गुजर गया, उसको याद करने से क्या होगा। और अगर आप भविष्य में जाओ, तो एक बार सवाल अपने आप से पूछना कि जो भविष्य मैंने देखा ही नहीं है, उस पर आज इतना सोचने से फायदा क्या। अगर कोई योजना मैं भविष्य के लिए बना रहा हूँ, तो ठीक है। अगर कोई चिंतन मैं भविष्य के लिए कर रहा हूँ, जैसे मैंने हेल्थ की बात की, कभी कभी माँ बाप के साथ के लिए भी मेरे अंदर चिंता होती थी कि मेरे माँ बाप का साथ मुझे कब तक मिलेगा, है ना। तो चिंता कर करके मैं क्या वाइब्रेशन दे रहा था अपने माँ बाप को, एक नेगेटिव है। उनके साथ को आज मैं इंजॉय नहीं कर रहा था, कि वो आज मेरे साथ हैं, मुझे उनके साथ को एंजॉय करना चाहिए, पर मैं क्या कर रहा था, चिंता कर रहा था कि वो कल होंगे या नहीं। यानी एक तरह से दुआ कर रहा था, एक तरह से उनको एक ब्लेसिंग दे रहा था कि भाई होंगे या आप नहीं होंगे, नेगेटिव ब्लेसिंग्स दे। तो क्या वो उन तक नहीं जा रही होगी, क्या वो मैसेज के रूप में इस सृष्टि और प्रकृति तक नहीं जा रही? बिल्कुल जा रही। अब आज वो मेरे सामने है, स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ, तो आज को एंजॉय करें। प्रकृति के नियम को तो मैं भी नहीं बदल सकता, ज्यादा सोचने से क्या प्रकृति का नियम बदल जाएगा? 10 साल, 5 साल, 20 साल, 15 साल, जितना भी है वो रह गई, और एक दिन उनको जाना ही है। वो परिस्थिति तो एक दिन आएगी, पर मैं आज ही उस परिस्थिति को क्यों क्रिएट, मैं उनके साथ को आज जीव। और जितना अच्छा मैं साथ उनके साथ जीऊंगा, जिस वाइब्रेशन के साथ जीऊंगा, हो सकता है मुझे और अच्छी आगे उनके साथ बेहतर लाइफ मिले, बेहतर उनका स्वास्थ्य मिले। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव वाइब्रेशन में क्रिएट करके उन तक भेज रहा था, वो कम से कम बंद हुई या होगी, तो वो भी स्वस्थ रहेंगे, और जो भी आज मुझे मिला है वो वैल्यूएबल होगा, वो वर्थ, उसकी वर्थ होगी, अदरवाइज वो वर्थलेस होगा, और आगे के लिए भी
जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैसेज मैं प्रकृति को दे रहा हूँ, वही लौट के आना है। यानी उनका बीमार होना, उनका परेशान होना या उनका साथ छूटना हो ही सकता है फिर मेरे जीवन में। तो हमारा चिंता नहीं, चिंतन होना चाहिए अगर हो। अदरवाइज आप अगर आज को जैसा बना लोगे वही कल बनकर आए। जितने आनंद में, जितने प्रेजेंट मोमेंट में, जितने सुकून में, जितनी संतुष्टि में, जितनी स्वीकार्यता के साथ आप आज के क्षण को जी लोगे, वही एक दिन भविष्य बनकर आएगा। भविष्य अलग से नहीं आता, आप ही उसे जन्म देते हो। ये स्वर्ग और नरक कहीं नहीं होते, ये सब आपके ही बनाए। जब आप इस जीवन को स्वर्ग नहीं बना पाते, तो आप स्वर्ग को मृत्यु के बाद खोजते हो। जब आप जीवित रहते स्वर्ग नहीं बना पाए अपने जीवन को, तब आप एक नई कल्पना खड़ी कर लेते हो कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले। वो स्वर्ग सिर्फ आपकी कल्पनाओं में, नर्क भी सिर्फ आपकी कल्पनाओं में होता है। ईश्वर ने तो आपको स्वर्ग में ही भेजा, पर आपने उसे स्वर्ग के रूप में देखा ही नहीं। आप प्रेजेंट मोमेंट में कभी रहे ही नहीं। आप या तो पास्ट में अटके रहे या आप फ्यूचर में अटके। आपने स्वर्ग को स्वर्ग देखा ही नहीं। जो स्वर्ग मिला था उसे तो नरक बना दिया, और फिर एक नए स्वर्ग की कल्पना आपने खड़ी कर दी। फिर एक नए स्वर्ग का सपना आपने संजो लिया। क्यों? क्योंकि ये जीवन में आप स्वर्ग देख ही नहीं पाए, महसूस ही नहीं कर पाए, है ना? तो ये भी एक भविष्य में आ सकती है कि मरने के बाद भी आप एक कल्पना लेकर ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जीवन में आप संतुष्ट हो ही नहीं, हुए ही नहीं, आपने होने का प्रयास ही नहीं किया। आपने यहाँ भी नर्क देखा और एक स्वर्ग की कल्पना में भी आप अभी भी अटके रहे, यानी अगला जन्म भी लोगे आप, निश्चित रूप से लोगे और ऐसे ही भटको। तो भूत भविष्य से आ सकती है आपके डिप्रेशन का बहुत बड़ा। और इसके कारण क्या होता है, आपका वर्तमान खो जाए। सारा आध्यात्मिक जगत कहता है कि, मैं भी यही कहता हूँ, कि सारा जो आनंद है वो इस क्षण में है, इस पल में है। देखो, आप थोड़ा सा अनुभव करके देखो कि आपके जीवन के जितने भी आनंद के क्षण, जितनी भी चीजें जो आपको खुश करती है, वो सब प्रेजेंट मोमेंट में होती है। बच्चों के साथ आप खेलते हो और आप में से लगभग 90% लोगों को आनंद आता है। कारण, बच्चा आपको प्रेजेंट में ले आता है। आप तेज हंसते हो जब, बहुत खुश होते हो जब, तब ना आपके अंदर पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है, तब आप प्रेजेंट में। बहुत से लोग नशा करके भी सुखी होते हैं, हालांकि वो क्षणिक सुख होता है। और उसमें क्या होता है, वास्तविकता देखिए कि आप अपने पास्ट को भूल जाते हो उस पर। फ्यूचर में आपके सोचने लायक बुद्धि नहीं रह जाती, क्योंकि नशे ने, शराब ने उसे खत्म कर दिया होता है, और आप एक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। उसी के कारण सुख मिलता है, और आपको लगता है कि शराब सुख दे रही है। शराब ने तो केवल आपकी जो मेंटेलिटी थी उसको रोकने का काम किया, आपको ना सोचने पर मजबूर किया है। सारा आनंद तो उसका था। जब आपके अपने किसी प्रिय साथी के साथ होते, तब भी आप पास्ट और फ्यूचर से मुक्त होते हो, तब भी आप आनंदित होते हो। तो जीवन में जहां जहां आनंद है वो केवल प्रेजेंट मोमेंट में होने के कारण। अभी आपको अगर ये बातें सुनते वक्त भी अगर आनंद आ रहा है, तो केवल इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी आप कुछ और सोचने की स्थिति में ही नहीं। और जब आप वर्तमान में आ जाते हो तो आप आनंदित हो। तो जीवन में जिस जिस वजह से भी आप आनंदित हो, थोड़ा सा भी आनंद का स्वाद आपने चखा है, तो वो आपके वर्तमान में क्षण में आ जाने के कारण ही चखा है। अब आप सोचो कि अगर आपकी समझ विकसित हो जाए और इस वर्तमान के क्षण को और आप और बड़ा बना पाओ, और जिन जिन कारणों से आपने स्वाद चखा था उन कारणों को खत्म करके अगर स्थायी रूप से इस प्रेजेंट मोमेंट को अपने जीवन में बढ़ा पाओ, तो आप कितने आनंदित होंगे। इसलिए एक सन्यासी, इसलिए एक ध्यानी, इसलिए एक भक्त शराब से, साथी से, रिश्तों से, मित्रों से और न जाने कितनी चीजों से अपने आप को अलग कर लेता है। क्योंकि वो फिर क्षणिक रूप में आनंदित नहीं होना चाहता, उसको फिर स्थायी आनंद चाहिए। वो केवल शराब के भरोसे नहीं रहता, वो किसी मित्र के भरोसे भी नहीं रहता, वो किसी साथी के भरोसे भी नहीं रहता, वो धन के भरोसे भी नहीं रहता, वो एंटरटेनमेंट के छोटे छोटे पल के भरोसे भी नहीं रहता। क्योंकि उसमें उसे क्षणिक आनंद, और उसको एक स्थायी आनंद चाहिए। इसलिए वो अपने अंदर चला जाए, और वहां सारा प्रेजेंट छिपा, सारा वर्तमान छिपा, सारा भूत भविष्य को ही समाप्त कर देता है कि मैं तो अभी खाऊंगा और अभी सो जाऊंगा। जानवरों को देखा, हम जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने जीवन में, प्रोफेशन जिस तरह से कर रहे हैं, काम जिस तरह से कर रहे हैं, धन और सुख सुविधाएं जिस तरह से इकट्ठी कर रहे हैं, हमारा पूरा टारगेट अपने पूरे जीवन का भी है, अपने बच्चों के पूरे जीवन का भी है। और अगर हमारी क्षमता और संभावना है, तो आने वाली 7 पुस्तों की तैयारी भी हम आज के जीवन में करना चाहते हैं। ये क्या शो कर रहा है कि आप फ्यूचर में कितना अटके हो, कितना पास्ट से भयभीत हो। और एक कुत्ते या गाय को देखा, एक रोटी डालते हो, 2 रोटी डालते हो, उसका पेट भर जाता है।
आपका दिया हुआ भोजन अगर बच जाता है तो छोड़कर चल देते। ऐसा भी नहीं कि शाम के लिए बचा कर रख ले, मुंह में दबा के ले जाए कि शाम को खा ले। जो अभी है, बस अगर इतनी भी प्रवृत्ति उसमें आ गई तो वो इंसान बन जाए, और जैसे ही वो इंसान बना वो बीमार, वो डिप्रेशन का मरीज हो जाए। अगर उसके अंदर इतना भाव जिस दिन आ गया ना कि इस रोटी को बचा के ले जाता हूँ, उठा के ले जाता हूँ, शाम को भूख लगेगी तब खाऊंगा, उसी दिन से वो बीमार होना शुरू हो जाए, उसी दिन से वो डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाए। बस उसकी ये सोच ही उसको डिप्रेशन से बचा के रखे। पर हम इंसान सिर्फ आज का नहीं, आने वाले लाखों दिनों की तैयारी हम कर रहे हैं। यानी आज जो हम कल के सुख के लिए कर रहे हैं, पर अपने आज को खो रहे हैं। और उस आज को खोने के कारण ही हम आनंदित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा किसी से कि आप अपनी नौकरी और ये व्यापार और ये दुख धन कमाना सुख सुविधाएं छोड़ दें, पर आनंद के पल को भी मत भूल जाए। अगर आपकी आने वाली पीढ़ी इस तरह बीमार होने लगी, अगर टीनेजर्स के लिए इतना बड़ा ये एक बीमारी बन के अगर सामने आ रही है, तो हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए जीवन के में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। तो अभी से हमें जागरूक होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर डिप्रेस्ड हो गई, इस तरह बीमार हो गई, तो फिर समाज क्या बचेगा? हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? क्या केवल सुख सुविधाएं जुटाना ही जीवन का उद्देश्य है? क्या उन सुख सुविधाओं का आनंद एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर ही ले सकता? एक बीमार मन और बीमार शरीर उन सुख सुविधाओं का आनंद भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए इतनी सारी बातें हैं कि अपने वर्तमान को हमें नहीं, जानवरों जैसा नहीं होना है, उनको मनुष्य नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया, पर उनसे कुछ सीख जरूर सकते, है ना? कि वो किस तरह अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं, उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती, उनके लिए कोई सेशन नहीं होते, उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं, फिर भी वो जीवन को जीना जाता बिना कुछ। और सारा जीवन हम सीखते हैं, एजुकेशन करते हैं, फिर भी हम जीवन जीना नहीं चाहते। भय, जब हम भूत को और भविष्य को ज्यादा सोचते हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण हमारा भय होता है। जब हम पास्ट के एक्सपीरियंस से भविष्य के बारे में ज्यादा जो सोचते हैं या भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो भय ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। और भय सबसे बड़ा कारण है कि हमें किसी चीज को करने से रोकता है, या गलत वे में हम उस चीज को फिर करने लगते हैं। भय उसका बहुत बड़ा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, अगर हम ये सोच लेते हैं कि ऐसा आगे ना हो जाए, तो या तो हम करने से रुक जाते हैं गलत तरीके से, या भय की ऊर्जा देकर उस कार्य को करते हैं। जैसा मैंने रिश्तों के सत्र में कहा था, रिश्ते के एक सेशन में कहा था कि जब हमें जीवन में कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, उसी दिन से हमारे अंदर एक चिंता शुरू हो जाती है कि ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, ये रिश्ता कहीं छूट ना जाए। वो वाइब्रेशन के साथ जब हम वो रिश्ता निभाते हैं, तो वो भय की वाइब्रेशन से निभा हुआ रिश्ता एक दिन टूटता जरूर, छूटता जरूर है, या उसमें मन मुटाव या अ, विचारों का समस्या आती जरूर है। क्यों? क्योंकि आपने जो वाइब्रेशन दी थी टूटने और छूटने की, वो तो अपना काम कर ही रही है ना। वो आप प्रकृति से गई है तो प्रकृति से लौट कर भी आएगी। तो भय बहुत बड़ा, और वो तभी होता है जब आप पास्ट के एक्सपीरियंस से फ्यूचर को सोचते हैं, या जब आप चिंतन नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, केवल डरते हो चीजों को लेकर। यानी मैं कहूँ कि मैं बीमार हो जाऊंगा इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूँ। अगर मैं बाहर निकलूं, प्रोटेक्शन लेकर निकलूं, बीमार धूप का, ठंड का, सब जो भी चीज का प्रोटेक्शन मुझे लेकर वो लेकर निकलूं, तो ये तो हुआ चिंतन। अन्य केवल भय को देकर मैंने कोई चीज करना बंद कर दी। किसी जॉब में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, उसको लेकर मैंने आगे जॉब ही करना बंद कर दिया, तो ये मैंने भविष्य के बारे में तो सोचा, पर केवल नकारात्मक सोचा, केवल भय को जन्म दिया अपने जीवन। भाई जो हुआ नहीं उसको हम कैसे सोच सकते हैं? और होगा भी तो स्वीकार नाम की भी तो कोई चीज है। और ये जीवन सुख दुख का ही एक रूप है, भय से क्या बचना, भय से क्या भागना। जो होना है हम उसे स्वीकार करेंगे। ये हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। मैंने उस बच्चे को भी यही समझाया कि जीवन, मैंने कहा हम ज्योतिष जगत से जुड़े हुए हैं, और ज्योतिष ग्रह में 9 ग्रह होते हैं, ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 4 शुभ और 4 या 5 करीब अशुभ ग्रह भी होते हैं। यानी हम कहें एक मोटी मोटी भाषा में, तो आधे शुभ ग्रह और आधे अशुभ ग्रह हैं। यानी ये पूरा जीवन, ये पूरा संसार सुख और दुख से बना हुआ है, क्योंकि शुभ और अशुभ ग्रह भी बराबर ही है लगभग। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने सारे शुभ ग्रह ही बनाएगा, सारे अशुभ ग्रह ही बनाए। उसने जो जीवन आपको दिया है वो सुख दुख का जोड़ है। और सुख दुख भी क्या है? हमारी मान्यता है। जो चीजें हमारे अनुरूप हो जाती है उन्हें हम सुख मान लेते हैं, जो हमारे अनुरूप नहीं होती, हमारे अनुकूल नहीं होती, हम उसे दुख मान। और जो हमारे अनुकूल नहीं है उनसे हमारा भय निर्मित हो, और उस भय के कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप अगर स्वीकार भाव अपने अंदर ले आए और ये समझ पाए कि आज मैं जो कर रहा हूँ, अगर उसे आनंदित होकर करूँ, उसे पूर्ण सकारात्मक वाइब्रेशन से करूँ, और भूत में जो हुआ था उससे डरने की जगह अगर सीख लेकर करूँ,
तो भय का कोई कारण ही नहीं बचता, उसके बाद भी कुछ होता है तो मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ ये स्वीकार करने की जरूरत है। हर चीज हर समय पूरी जिंदगी मेरे अनुरूप मेरा अनुकूल ही तो नहीं होगी। और जो मैंने अपना एक दायरा बना रखा है अनुकूलता का, क्या वो 100% सही है? तो इसलिए हमें भय से भी मुक्त होना, अस्वीकार जो आपने कहा था आप लोगों ने कि जब हम परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अनएक्सेप्टेंस के भाव में हमारा डिप्रेशन, तो यह सबसे बड़ा कारण, मैं कहूंगा मूल कारण यही। जो भी आप हो, जैसा भी रंग रूप, शरीर, कद, काठी, है ना, जो आपको ईश्वर ने देकर भेजा है, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे आपको मिले हैं, जैसी कार्यस्थल, बॉस, कलीग्स आपको मिले हैं, जो कुछ भी आपको जीवन में मिला, अगर आप उसको सहज भाव से स्वीकार करते हो, तो आपके जीवन में अस्वीकार या डर या भय का कोई कारण ही नहीं बचता, डिप्रेशन का कारण ही खत्म हो जाए। और जितनी चीजों से आपका स्वीकृति है, अनएक्सेप्टेंस है, तो आपके जीवन में मानसिक अवसाद, तनाव, डिप्रेशन ये सब आएगा ही आएगा। सबसे पहले आप खुद से प्रेम करना सीखो। जैसे आप हो, जो आप हो, जो परिस्थितियां आपकी हैं, जैसा शरीर आपका है, जैसी शरीर की संभावनाएं आपकी है, जैसा जीवन आपका है, सबसे पहले आप उसे सहज भाव से, संपूर्णता के भाव से, पूरे प्रेम के साथ आप उसे स्वीकार करो। खुद से प्रेम करो, तभी आप उससे बच सकते हो। अगर कहीं भी आपकी खुद से जितनी शिकायतें हैं, जितनी आसक्तियां हैं, जितनी अपेक्षाएं, जितनी उम्मीदें हैं, वो आपके जीवन में छोटे छोटे रूप में डर, भय, चिंता पैदा कर ही रही है। और एक लाइन ये भी आई थी कि कभी कभी हमें ये नहीं पता होता कि हम क्यों भयभीत, क्यों टेंशन में, क्यों चिंतित। कारण तो हमें पता होते हैं पर उसको इतना इग्नोर करते हैं, कभी कभी हम कारण ही भूल जाते हैं। इतना इग्नोर करते हैं कुछ चीजों को जीवन में हम कि उसका स्पष्ट कारण हमें समझ में नहीं आता। पर हम जाग कर अगर हर चीज पर ध्यान दें, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसका कारण ना। अब होता क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं ये भय लग रहा है कि मेरे ऑफिस में कुछ होने वाला है। अब उसकी वजह से मैं घर पर भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकालूंगा, दोस्तों को भी टाइम नहीं दूंगा, खाना ठीक से नहीं खाऊंगा। अब मैं ये भूल चुका हूँ कि मेरा वो जो मेन प्रॉब्लम है वो उस कारण है। पर मैं इन लोगों के साथ जो करूंगा उसका मुझे कारण समझ में नहीं आया। और मैं कहूंगा कि नहीं, अज्ञात भय है तो ज्ञात है, पर मेरी टॉलरेंस के कारण, बार बार इग्नोर करने के कारण उसका बोध मुझे होता नहीं। और उसको जब मैं दूसरी जगह पर निकालता हूँ, तो उसका कारण मुझे समझ में नहीं आता, मूल कारण को मैं छिपा कर। तो ये भी एक कारण, वो भी क्या है, अस्वीकार। कि आप अपनी सिचुएशन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, उस भय के कारण बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप ये स्वीकार कर लो कि जो होगा देखेंगे, जो होगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो हुआ नहीं उस पर क्यों सोचना, या जो होने वाला उसके लिए ठीक ठीक प्रयास अगर कर लिया जाए, तो वो अस्वीकार की स्थिति खत्म हो जाती है और आपके कारण भी समझ में आते हैं। है ना, बहुत सी बातें मैं बोलता हूँ तब आपको लगता है हाँ, सर ने बिल्कुल सही कहा, पता आपको भी थी, पर जो आपके अंदर से निकला ना, सर ने बिल्कुल सही कहा, वो आप भी जानते थे, पर आपने इतनी अच्छे से कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, उसको इग्नोर कर दिया। है? जैसे हमने कहा कि दांत पर बार बार जीभ जाती है, आपने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात हमें भी पता थी, पर हमने तो इतने अच्छे से कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। बस इतना सा कारण होता है। जैसा है वैसा स्वीकार कर, आप खुद को, अपनी सारी सारी परिस्थितियों को, अपने पूरे जीवन को, या जो लोग आपके जीवन में उसको जैसे हैं वैसे अगर एक बार स्वीकार कर पाए, तो बहुत सारे कारण आपके जीवन में से भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन के खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे जीवन में कई चीजों को लेकर अस्वीकार, तो वो विरोध हमारे अंदर चल रहा है, हमें पता नहीं चलता, पर वो विरोध हमारे मन में एक नेगेटिविटी भी क्रिएट कर रहा है, फ्यूचर की चिंतन भी क्रिएट कर रहा है, हमारा अनएक्सेप्टेंस भी क्रिएट कर रहा है, फियर भी क्रिएट कर रहा है, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर रहा है, हमें अतिरिक्त विचार करने पर मजबूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें स्वीकार ही नहीं, स्वीकार होते ही उसका विचार समाप्त हो जाता है। मैं मान लीजिए मोटा हूं और इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, तो ये विचार मेरे जीवन में एक भाग, या तो मैं इस पर चिंतन करूं, यानी कोई योजना बनाऊं, योजना भी मैं नहीं बना, बस मुझे इस बात, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है, मेरा रंग डार्क है, मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तो जहां भी मैं किसी के सामने जाऊंगा, ये विचार गहरा होकर मेरे सामने, जहां भी मैं पार्टी में जाऊंगा, चार लोगों के बीच बैठूंगा, ये विचार मेरा गहरा होकर सामने आए। जब भी मैं फोटो खिंचाऊंगा, जब भी मैं कुछ करूंगा, जब भी मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, जब भी मैं ज्यादा फेयर व्यक्ति के पास जाऊंगा, तो मेरे अंदर यही विचार आएगा कि नहीं, मैं, क्योंकि मैंने अपनी डार्कनेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, जिस दिन मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं, उस दिन मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं डार्क, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो एक लोड, एक भार मेरे जीवन से कम हो जाएगा। अब ऐसे ही जीवन की हर चीज को अगर स्वीकार कर लिया, अपने लिए भी और अपने से जुड़ी हुई,
आपकी जो धन की स्थिति है, आपकी जो पद की स्थिति है, आपकी जो नौकरी की स्थिति है, वेतन की स्थिति है, जीवन की स्थिति है, बच्चों की स्थिति है, आपके रिश्ते नातों की जो स्थिति है, जैसे लोग आपके साथ, आप प्रयास करो उनके सुधार करने के, पर स्वीकार के भाव से, अस्वीकार के भाव से नहीं। है ना? अगर अस्वीकार के भाव से सुधार हो रहा है तो डिप्रेशन बना रहे, अगर स्वीकार के भाव से सुधार हो रहा है तो आप उससे मुक्त हो जाओगे। तो सबसे पहले जैसा है जीवन, जैसे हैं लोग, जैसा हूं मैं, उसे सहज भाव से स्वीकार। सहज भाव का मतलब होता है कि हाँ ठीक है, ऐसे नहीं, हाँ माफ किया ठीक है ये भी नहीं, हाँ ठीक है स्वीकार कर लिया ये नहीं, उसके साथ एक तादात्म्य एक पूर्ण स्वीकृति आपकी बन जाए, वो स्वीकार। और जानना ही समाधान। इस पर जितना भी आप कुछ करेंगे ना वो सहयोगी नहीं होगा। इस गहराई से जो मैंने बातें की हैं आज, जब आप एक एक चीज को अपने अंदर जानना शुरू कर देंगे तो आप इनसे अपने आप मुक्त हो जाएंगे। आप कितने भी सत्र ले लो, कितने भी सेशन ले लो, कितनी भी दवाइयां खा लो, आप इस टेंशन से, इस तनाव से कभी मुक्त नहीं होंगे। पर आप एक बार जानना शुरू कर देंगे अपने आप को, इन परिप्रेक्ष्य, इन पॉइंट्स पर, इन बिंदुओं के माध्यम से अपने विचारों को देखना शुरू कर देंगे, एक्सेप्टेंस को जानना शुरू कर देंगे, अस्वीकार को जानना शुरू कर देंगे, भय को जानना शुरू करेंगे, नेगेटिविटी को जानना शुरू कर देंगे, तो ये आपके जीवन से धीरे धीरे अपने आप काम करने। और जानना ही समाधान है, याद रखिएगा इस समस्या, इसके अतिरिक्त तो और कोई समाधान नहीं है। जो डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, वो क्या दवाइयां होती है? केवल आपको सुलाने की, वो केवल नींद की गोलियां होती है। वो इसलिए दी जाती हैं कि जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस अभी चल रही है उसको रोक दिए। वो रुकते ही क्या होता है कि थोड़ा सा आराम मिलने लगता है मरीज को। पर वो आराम एक साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा होता है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ज्यादा लंबा इलाज चला, थोड़ी देर के लिए नींद नहीं आ रही, 4 दिन हो गए, तो सोना बहुत जरूरी है, दवाई ठीक है। पर अब वो दवाई अगर अगर वो इलाज आपका लंबा चला और दवाई की आदत अगर आपको हो गई, तो एक नई बीमारी आपके अंदर जन्म लेगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर समस्या गंभीर है तो आप जो कुछ भी है करें, कोई बुराई नहीं। पर अगर समस्या को होने से रोक रहा है और बहुत गंभीर स्टेज पे नहीं, तो इस प्रक्रिया के माध्यम से ही हमें गुजरना चाहिए, जिससे हम उससे ठीक ठीक समय में उस पर काम करें।